Yes, students, in the last lecture we were discussing about the different combinations of spring, and we have suspended a load to the spring, or you can say that the combination of spring. हमने कल के लेक्चर में ये देखा था कि डिफरेंट स्प्रिंग के कॉम्बिनेशंस बना करके और हम उनके साथ में मास को टाई करेंगे, और जैसे ही हम उसको डिस्प्लेस करेंगे, डिस्प्लेस करने पर वो ऑसिलेशंस करेगा, वाइब्रेशंस करेगा। तो ऑसिलेशंस के लिए हमने टाइम पीरियड्स के फॉर्मूला को निकाला था फॉर डिफरेंट सिचुएशंस। Okay, today we will discuss about the simple pendulum. सिंपल पेंडुलम, पहले इसकी डेफिनेशन के बारे में सुनिए, ये क्या होता है। जो डेफिनेशन है वो हम डायग्राम के बेस पर लिख देंगे। तो डायग्राम को हम लोग यहां पर बनाते हैं। सबसे पहले एक रिजिड सपोर्ट की रिक्वायरमेंट होगी। रिजिड सपोर्ट, जो सपोर्ट क्या नहीं करेगी, किसी भी तरह का मूवमेंट नहीं करेगी, फिक्स्ड सपोर्ट होगी। उसके लिए हम लोग क्या वर्ड यूज करेंगे? रिजिड सपोर्ट। और उस रिजिड सपोर्ट पर हम लोग एक सस्पेंशन पॉइंट बनाएंगे। दिस इज सस्पेंशन पॉइंट, जहां पर हम पेंडुलम को सस्पेंड करेंगे, टाई करेंगे। सस्पेंशन पॉइंट के साथ में हम एक फ्लेक्सिबल और इनएक्सटेंसिबल थ्रेड को इसके साथ क्या कर देंगे? टाई कर देंगे, बांध देंगे। फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग इसलिए होगा और मासलेस होगा। ये जो स्ट्रिंग होगी, ये जो थ्रेड होगा, स्ट्रिंग या थ्रेड होगा, ये कैसा होगा? ये मासलेस होगा। इसका मास अप्रोक्सीमेटली 0 के बराबर होगा। सो दिस इज स्ट्रिंग। आप इसको क्या बोलेंगे? फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग एंड नॉट मासलेस। इसके लिए हम लोग ये वर्ड यूज करेंगे, वेटलेस। और ये कैसी होगी? वेटलेस होगी। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली वेट जो होगा इसका 0 के आसपास होगा। मासलेस तो नहीं बोल सकते। अगर ये स्ट्रिंग है, मटेरियल है, तो इसके पास मास तो होगा, तो मासलेस नहीं बोला जा सकता। हम इसको वेटलेस बोल सकते हैं। ओके, और इसके साथ में हम लोग एक मेटल की स्ट्रक्चर यहाँ पर लगाएंगे। वो जो मेटल की बॉल होगी या मेटल का जो स्फेयर होगा, वो स्फेयर को क्या बोला जाता है? उस स्फेयर के लिए हम लोग क्या वर्ड यूज करते हैं? बॉब। तो ये जो मेटल की एक बॉल लगाई हमने, मेटल का जो स्फेयर लगाया, इसको बॉब बोला जाता है। सो दिस इज द बॉब ऑफ द पेंडुलम। ये पेंडुलम का बॉब होगा, और ये क्या होगा? ये स्ट्रिंग होगा, और यहाँ पर हमने क्या होगा? ये रिजिड सपोर्ट है, और रिजिड सपोर्ट जो है उसके अंदर एक सस्पेंशन पॉइंट है, एक फिक्स पॉइंट है जो मूवमेंट नहीं करेगा, जो फिक्स होगा। सो दिस अरेंजमेंट इज नोन एज सिंपल पेंडुलम। इस अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं? सिंपल पेंडुलम बोलते हैं। तो डायग्राम के अकॉर्डिंग हम लोग इसकी डेफिनेशन लिख देंगे। ए सिंपल पेंडुलम is that pendulum which is having weightless string or flexible string। क्या होगा? जिसमें weightless string होगी या flexible string होगी, and which is suspended to a rigid support, and a bob is attached to that string। इस string के साथ में एक bob को attach कर दिया जाएगा, and this arrangement is called simple pendulum। ये simple pendulum। तो ये डायग्राम के अकॉर्डिंग हम इसमें क्या कर देंगे? इसकी डेफिनेशन को लिख देंगे। अब ये फ्री है, इट इज फ्री टू ऑसिलेट अबाउट दिस पोजीशन। अब ये जो पोजीशन होगी जहां पर हमने इसको सस्पेंड कर रखा था, इस पोजीशन को हम लोग क्या लिखेंगे? मीन पोजीशन और इक्विलिब्रियम पोजीशन। दोनों में से जो भी आपको अच्छा लगे वो बोल सकते हैं, मीन पोजीशन और इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो ये इसकी मीन पोजीशन है। अभी ये किसी भी तरह का ऑसिलेशन नहीं करेगा। इसको ऑसिलेट करवाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इस पर वर्क डन करना पड़ेगा, और वर्क डन करने के लिए हमें इसको डिस्प्लेस करना पड़ेगा। इसकी मीन पोजीशन से। तो अब हम पॉइंट्स के नेम लिखते हैं। ये सस्पेंशन पॉइंट था, तो हमने इसको किससे लिख दिया? इस पॉइंट को हमने एस से लिख दिया, कैपिटल एस। और जिस तरफ हम डिस्प्लेसमेंट करेंगे उस पॉइंट को ले लेते हैं। सो दिस इज सस्पेंशन पॉइंट, और ये इसकी मीन पोजीशन है। ये क्लियरली मैंने यहाँ पर दिखा दिया आपको डायग्राम में। अब हम लोग क्या करते हैं? इसको इस पोजीशन पर लेकर के आते हैं, ये पोजीशन यहाँ पर। और ये जो पोजीशन है, इस पोजीशन को भी हम कुछ नेम दे देते हैं। इसको हमने P लिख दिया, दिस पॉइंट इज P। तो ये P पॉइंट होगा, और इसको हम लोग ज्वाइन कर देते हैं ऐसा। इसको डॉटेड नहीं दिखा सकते क्योंकि ये स्ट्रिंग है। अच्छा, इसमें एक इंपॉर्टेंट बात और सुनिए, इफेक्टिव लेंथ। हम इसमें एक और टर्म यूज करेंगे जिसको क्या बोला जाएगा? इफेक्टिव लेंथ।
इफेक्टिव लेंथ क्या होगी? इस बॉब के सेंटर से लेकर के सस्पेंशन पॉइंट तक की जो लेंथ होगी उस लेंथ को बोला जाएगा इफेक्टिव लेंथ। तो मैं यहां पर एक स्ट्रेट लाइन में इसको रिप्रेजेंट करता हूं, यहां तक ये इस बॉब का सेंटर है, तो इसके सेंटर से लेकर के और सस्पेंशन पॉइंट तक की जो लेंथ होगी उस लेंथ के लिए हम लोग क्या वर्ड यूज करेंगे? इफेक्टिव लेंथ ऑफ द पेंडुलम। दिस इज द इफेक्टिव लेंथ ऑफ द पेंडुलम। डिस्टेंस, ये लेंथ कहां से मेजर करनी है? बस ये याद रखना, इसके सेंटर से, फ्रॉम इट्स सेंटर, इसके सेंटर पॉइंट से मेजर करना है। ओके और ये जो इफेक्टिव लेंथ है इसको भी इस डायग्राम में ऐड कर देते हैं हम लोग। दिस लेंथ इज एल। इसको हमने किससे लिख दिया? इसको हमने एल से लिख दिया और ये इसका सेंटर है। इसी तरह से हमने इसको डिस्प्लेस किया और ये जो डिस्प्लेसमेंट है इस डिस्प्लेसमेंट को हम दो तरह से लिख सकते हैं। एक तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट लिख सकते हैं, दूसरा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लिख सकते हैं। तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? यहाँ पर इसका सेंटर है, इस बॉब का, पेंडुलम का। ओके तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट तो ऐसा मेजर करेंगे, यहां से ये जो डिस्प्लेसमेंट आपको दिखाई दे रहा है इस डिस्प्लेसमेंट को किससे लिखेंगे? इस डिस्प्लेसमेंट को हम x से लिखेंगे। सो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट x इन दिस डायग्राम। अच्छा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी तो दिखाना पड़ेगा। ये तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? इसका पाथ भी दिखा देते हैं। ये इसका पाथ होगा। तो मैंने इसको इसकी मीन पोजीशन से डिस्प्लेस करना स्टार्ट किया और डिस्प्लेस करके इस पोजीशन पर ले आया और ये इसकी मीन पोजीशन से कितने डिस्टेंस पर है? तो आंसर है x डिस्टेंस पर है। दिस इज द लीनियर डिस्प्लेसमेंट x। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा यहां से यहां तक, जिसको हम किससे लिखेंगे? जिसको हम थीटा से लिखेंगे। तो जब मैंने इस पेंडुलम को मीन पोजीशन से इस पोजीशन तक लेकर के आया, लीनियर डिस्प्लेसमेंट एंग होगा, सॉरी लीनियर डिस्प्लेसमेंट नॉट एन, इट इज एक्स। लीनियर डिस्प्लेसमेंट एक्स होगा और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो क्या होगा? वो होगा थीटा। ओके ये इफेक्टिव लेंथ है। अच्छा ये लेंथ चेंज होगी क्या? ये भी एल होगा तो ये भी एल रहेगा। ये स्ट्रिंग थोड़ी ना इंक्रीज डिक्रीज हो रही है। आप इसको इस पोजीशन पे रखो, यहाँ ले आओ, या ये इस पोजीशन पर आ जाए, दोनों ही केसेस में, तीनों ही केसेस में क्या नहीं होगा? इसकी लेंथ चेंज नहीं होगी। तो यहाँ पर भी इसको एल लिखा जाएगा, इसको भी एल ही लिखा जाएगा। अब मैं पेंडुलम को डिस्प्लेस करके जैसे ही रिलीज करूंगा, आगे की प्रोसेस हमें पता है। अच्छा इसको यहां से यहां तक डिस्प्लेस करने में मुझे क्या करना पड़ेगा? फोर्स लगा करके डिस्प्लेसमेंट करना पड़ेगा। तो मैं इस डायरेक्शन में फोर्स लगाऊंगा और डिस्प्लेसमेंट करूंगा तो मैं वर्क डन करूंगा, और इस पर जो वर्क डन करूंगा वो इसमें पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। अब जैसे ही मैं इसको रिलीज करूंगा ये पोटेंशियल एनर्जी किसमें कन्वर्ट होगी? काइनेटिक एनर्जी में। और यहां पर आकर के इसकी टोटल पोटेंशियल एनर्जी जो होगी, या जो टोटल एनर्जी होगी, वो पूरी की पूरी क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी होगी। तो पूरी पोटेंशियल एनर्जी किसमें बदल जाएगी? काइनेटिक एनर्जी में। उस काइनेटिक एनर्जी से फिर ये किस तरफ मूव करेगा? अदर साइड ऑफ द मीन पोजीशन। फिर ये मीन पोजीशन के दूसरी तरफ मूव करेगा और यहां तक पहुंच जाएगा। ये इस पेंडुलम की फिर पोजीशन आ जाएगी। नेक्स्ट पोजीशन जो होगी, दिस इज द एक्सट्रीम पोजीशन। ये भी एक्सट्रीम पोजीशन है और वो भी क्या होगी? एक्सट्रीम पोजीशन होगी। तो आप किसी भी एक तरफ का एग्जांपल लेकर के पूरी कैलकुलेशन कर सकते हैं। ओके अब हम लोग इसमें देखते हैं कि फोर्सेस कितने और कहां कहां पर कौन कौन से फोर्सेस काम करेंगे। तो मैं यहां से इस डिस्प्लेसमेंट को हटाता हूं क्योंकि मुझे यहां पर किसके बारे में लिखना है? फोर्सेस के बारे में लिखना है। और ये जो पोजीशन है ये हमें पता है, ये इसकी मीन पोजीशन है। ये डिस्प्लेसमेंट जो है मैं यहां पर लिख देता हूं, दिस इज एक्स डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन, लीनियर डिस्प्लेसमेंट। ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अच्छा सबसे पहले मीन पोजीशन पे बात करते हैं। मीन पोजीशन पर कितने फोर्सेस काम करेंगे? तो आंसर है 2 फोर्सेस। 2 फोर्स काम करेंगे मीन पोजीशन पर। और किस डायरेक्शन में करेंगे उस डायरेक्शन को भी मैं आपको दिखाता हूं। तो पहले इस पेंडुलम को हम लोग क्लियर कट बना लेते हैं। तो ये इसकी हमने अलग अलग पोजीशंस को यहाँ पर दिखा रखा है और डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस पर हम इसके बारे में कैलकुलेशन करेंगे। इस पॉइंट को हमने एस लिखा था और ये वाला पॉइंट हमने पी लिख दिया। जो मीन पोजीशन वाला पॉइंट है हम उसको ओ लिख देते हैं। ओरिजिन स्टार्टिंग ही यहां से हो रही है तो इस पॉइंट को हमने क्या लिख दिया? इस पॉइंट को हमने ओ लिख दिया। दिस इज द ओरिजिन ऑफ द वाइब्रेशन। यहां से वाइब्रेशन स्टार्ट होंगे। ओके
अच्छा, मैं आपको बोल रहा था मीन पोजीशन पर कितने फोर्स काम करेंगे, तो मीन पोजीशन के फोर्सेस के बारे में लिखते हैं। ये लेंथ है L, तो यहाँ पर एक तो इस ये जो पेंडुलम के अंदर हमने ये जो बॉब लगाया है, मेटल का जो स्फीयर लगाया है, इसका कुछ मास होगा। अगर इसका कुछ मास है तो ग्रेविटी इस पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी, तो वर्टिकली डाउनवर्ड एक फोर्स काम करेगा mg, which is weight force of the pendulum, weight force on the pendulum due to gravity। और ये स्ट्रिंग के अंदर एक टेंशन प्रोड्यूस होगा, तो उस फोर्स को लिखा जाएगा किससे, T से लिखा जाएगा। तो इसमें T की डायरेक्शन क्या होगी, OS, जो टेंशन फोर्स है उसकी डायरेक्शन है OS, और ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसकी डायरेक्शन क्या लिखी जाएगी, वर्टिकली डाउनवर्ड्स, वर्टिकली डाउनवर्ड्स। ओके, तो यहाँ पर ये दो फोर्स काम कर रहे हैं और ये कंप्लीटली एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। अभी इस पेंडुलम ने ऑसिलेशन स्टार्ट नहीं किया, हम मीन पोजीशन की बात कर रहे हैं सिर्फ। तो ये दोनों फोर्सेस इक्वल होंगे, ये दोनों फोर्सेस मैग्नीट्यूड में क्या होंगे, इक्वल होंगे, और डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन अपोजिट होगी। डायरेक्शन अपोजिट आपको दिख रहा है डायग्राम में, ये टेंशन फोर्स की डायरेक्शन है और ये किसकी डायरेक्शन है, ये mg की डायरेक्शन है। तो ये दोनों फोर्स इक्वल होंगे, इसी वजह से ये जो बॉब होगा ये ना तो अपर डायरेक्शन में मूव करेगा ना डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, ये इसी पोजीशन पर रहेगा, मतलब कि बैलेंस फोर्स की कंडीशन में होगा। तो इस डायग्राम के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, T प्लस mg इज इक्वल टू 0। जो टेंशन फोर्स है और mg जो है, टोटल फोर्सेस जो होंगे, नेट फोर्स कितना आएगा, सभी फोर्सेस का जो सम है, मतलब कि नेट फोर्स कितना आएगा, 0 आएगा। तो इस कंडीशन के लिए हम लोग ये स्टेटमेंट लिख सकते हैं। ओके, अब हम इसकी दूसरी कंडीशन की बात करते हैं, जब हमने इसको इसकी मीन पोजीशन से क्या किया, डिस्प्लेस किया। तो डिस्प्लेस करने पर हम P पॉइंट की बात करेंगे। तो ये जो पेंडुलम है अब कहां पर आ चुका है, P पोजीशन पर आ चुका है। हमने इसको डिस्प्लेस कर दिया, डिस्प्लेस करने पर हमने इसको यहाँ पर अभी पकड़ करके रखा हुआ है। जैसे ही इसको रिलीज करेंगे फिर ये ऑसिलेशन स्टार्ट करेगा। तो हम इस एक्सट्रीम पोजीशन की बात करते हैं, ये ऐसा ऑसिलेट कर रहा है, ऑसिलेट करते हुए जब इसका वन ऑसिलेशन कंप्लीट हो जाएगा फिर से यहां पर आएगा। तो हमने ऑसिलेशन यहां से स्टार्ट किया था, जैसे ही मैं इसको रिलीज करता हूं ये ऐसा आगे जाता है, फिर वापस आता है, और कितना ऑसिलेशन कंप्लीट हो जाता है, वन ऑसिलेशन कंप्लीट हो जाता है। तो वन ऑसिलेशन कंप्लीट होगा, तो उस केस में अब हम इस पर कोई फोर्स नहीं लगा रहे होंगे। अब हमने इसको रिलीज कर दिया था, ये अपने आप ऑसिलेट कर रहा है। तो जब ये ऐसा जा करके वापिस इधर आएगा, वापिस इधर आएगा, तो मतलब P पोजीशन पर, एक्सट्रीम पोजीशन पर आएगा, उस समय इस पर कितने फोर्स काम करेंगे। तो उसके लिए हम लोग इसका फ्री बॉडी डायग्राम अगर बनाए तो क्या बनेगा, उसमें एक तो हम लोग इसमें mg फोर्स दिखाएंगे। mg फोर्स तो वर्टिकली डाउनवर्ड ही काम करेगा, जैसा कि इस डायरेक्शन में काम कर रहा था, ग्रेविटी तो इसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही क्या करेगी, फोर्स लगाएगी। तो mg फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में। और हम लोग क्या करेंगे, ये जो mg फोर्स है इसके कंपोनेंट्स को, mg को रिजोल्व करेंगे कंपोनेंट्स में। तो अगर mg को कंपोनेंट से रिजोल्व करेंगे तो इस डायरेक्शन में जो फोर्स काम करेगा वो होगा mg cos थीटा। तो ये लिखा जाएगा mg cos थीटा। और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो फोर्स काम करेगा उसको लिखा जाएगा mg sin थीटा। सो दिस इज द फोर्स mg sin थीटा। और ये जो एंगल है इस एंगल को लिखेंगे थीटा। ये दोनों एंगल इक्वल होंगे बिकॉज दीज आर पैरेलल लाइंस। ये वाली दो लाइनें पैरेलल है ऐसा, और यहां पर एक तो ये एंगल इक्वल आएगा और ये एंगल भी कैसा होगा, इक्वल होगा। मैथमेटिकल प्रॉपर्टी है ये। तो ये देखिए, ये वाली स्ट्रेट लाइन और ये mg वाली स्ट्रेट लाइन, ये दोनों पैरेलल है, तो इस वजह से हम इस एंगल को और इस एंगल को दोनों को थीटा लिख सकते हैं। एनीवेज, तो हमने इसको mg को कंपोनेंट में रिजोल्व कर दिया। दो कंपोनेंट बने, mg cos थीटा, mg sin थीटा। और स्ट्रिंग में एक टेंशन फोर्स है, ये इसकी लेंथ है। यहां पर हम एक टेंशन फोर्स दिखाएंगे T, विच इज इन द डायरेक्शन PS, जो P से किस तरफ है, S डायरेक्शन में है। और mg cos थीटा जो फोर्स है वो जस्ट इसके अपोजिट डायरेक्शन में। तो यहां पर हम लोग ये लिख सकते हैं कि जो टेंशन फोर्स है और mg cos थीटा है वो एक दूसरे को बैलेंस करेंगे। इसकी वजह से पेंडुलम ना तो इस डायरेक्शन में मूव करेगा ना इस डायरेक्शन में मूव करेगा।
तो ना तो वो PS की तरफ जाएगा, PS डायरेक्शन में मूव करेगा, और ना ही वो mg cos थीटा की तरफ मूव करेगा। तो इसका मतलब ये जो बॉब है ये बैलेंस फोर्स की कंडीशन में है इस डायरेक्शन में, अगर हम इस डायरेक्शन की बात करें। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन होगी इसमें, T इज इक्वल टू mg cos थीटा। ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। अब एक फोर्स और है इसमें, इस डायरेक्शन में जो काम कर रहा है वो कौन सा है, mg sin थीटा। तो mg sin थीटा जो है, तो mg sin थीटा जो है वो कौन सा फोर्स है, वो किस तरफ काम कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में। हम लोग इसको इस डायरेक्शन में डिस्प्लेस कर रहे हैं और फोर्स इस डायरेक्शन में काम कर रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स काम करता है उस फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, उस फोर्स को हम लोग रीस्टोरिंग फोर्स बोलते हैं। उस फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, रीस्टोरिंग फोर्स। तो ये जो फोर्स है mg sin थीटा, यही तो रीस्टोरिंग फोर्स का काम कर रहा है। और इसमें हम लोग कौन सा सिंबल लगा देंगे, इसमें हम लोग कौन सा साइन लगा देंगे, माइनस साइन लगा देंगे। तो माइनस साइन क्या बताएगा, माइनस साइन ये बताएगा दैट रीस्टोरिंग फोर्स इज वर्किंग इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो ये जो रीस्टोरिंग फोर्स है ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में वर्क कर रहा है। तो यही हमारा रीस्टोरिंग फोर्स होगा। ये इक्वेशन सेकंड है। तो इक्वेशन सेकंड से हमारी कैलकुलेशन स्टार्ट हो जाएगी। अब देखिए पेंडुलम को हमने डायग्राम को स्टडी कर लिया, डायग्राम को स्टडी कर लिया और सारे फोर्सेस को देख लिया कि कौन सी कंडीशन में कितने फोर्स काम करते हैं। अगर आप इस कंडीशन के लिए निकालोगे, ये पेंडुलम इधर गया, फिर कुछ समय बाद इस पॉइंट पर आएगा और इस पॉइंट का नाम हमने क्यू लिख दिया। इसके लिए आप डायग्राम बनाएंगे तो यही डायग्राम बनेगा, फ्री बॉडी डायग्राम। इस तरफ कौन सा फोर्स आ जाएगा, mg cos थीटा, और ऊपर की तरफ कौन सा फोर्स आएगा, qs डायरेक्शन में, ये टेंशन फोर्स होगा। और mg sin थीटा फिर से किस डायरेक्शन में होगा, तो मीन पोजीशन की तरफ होगा। तो आप ये सारा का सारा जो हमने डेटा यहाँ पर लिखा है उस डेटा को आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं, और कैलकुलेशन फिर सेम रहेगी, रिजल्ट अगर सेम आएंगे दोनों तरफ के। ओके, तो रीस्टोरिंग फोर्स तक हमने कैलकुलेशन कर ली है। अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे इसके टाइम पीरियड को, कि पेंडुलम का टाइम पीरियड कौन कौन सी क्वांटिटीज पे डिपेंड करता है, और हम कैसे पता लगा सकते हैं कि कौन सा पेंडुलम अपना एक ऑसिलेशन कितने टाइम में कंप्लीट करेगा, और वो किन किन बातों पे डिपेंड करता है। ओके, अच्छा, इसको बैलेंस करने वाला कोई फोर्स नहीं है। ये mg sin थीटा इस डायरेक्शन में काम कर रहा है, इसकी अपोजिट डायरेक्शन में कोई दूसरा फोर्स नहीं है। तो यही वो फोर्स है जो इस पेंडुलम को, जो इस बॉब को किस तरफ लेकर के आएगा, जो इसको मीन पोजीशन की तरफ लेकर के आएगा। और आप खुद सोचिए, जब ये मीन पोजीशन पर आ जाएगा, ये यहां पर आ जाएगा, तो नेट फोर्स कितना होगा, 0। यहां पर रीस्टोरिंग फोर्स 0 हो जाएगा, ये मैं इसमें डायग्राम में ऐड कर देता हूं। जब ये मीन पोजीशन पर आएगा तो रीस्टोरिंग फोर्स 0 होगा, क्योंकि फिर mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगा, वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और टेंशन फोर्स ऊपर की तरफ, कोई दूसरा फोर्स होगा ही नहीं इस कंडीशन में। ये तो अभी डिस्कस किया था हमने, मीन पोजीशन के लिए नेट फोर्स 0 होगा, क्योंकि जैसे जैसे ये आगे बढ़ता जाएगा, देखिए रीस्टोरिंग फोर्स के फॉर्मूला में क्या आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट आ रहा है। तो जब ये पेंडुलम इस पोजीशन से इस पोजीशन तक आएगा, ये एंगल 0 हो चुका होगा। जब ये यहां पर है तो ये 30 डिग्री की एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर है। तो पेंडुलम मीन पोजीशन से 30 डिग्री क्या हो चुके हैं, डिस्प्लेस हो चुके हैं, 30 डिग्री डिस्प्लेस हो चुके हैं। अब जैसे जैसे वापिस आ रहा होगा तो फिर से थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी। अगर डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा तो रीस्टोरिंग फोर्स भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो रीस्टोरिंग फोर्स एक्सट्रीम पोजीशंस पर मैक्सिमम होगा, रीस्टोरिंग फोर्स एक्सट्रीम पोजीशंस पर क्या होगा, मैक्सिमम होगा। और उसी के लिए हम लोग अब डिस्कशंस करते हैं। तो अभी तक डायग्राम से हमें ये सामने आया दैट रीस्टोरिंग फोर्स इज वर्किंग इन द डायरेक्शन ऑफ, in the opposite direction of the displacement, and restoring force is written as Fr minus mg sin theta. So mg sin theta is restoring force, and negative sign is representing that restoring force in the opposite direction of the displacement. ये यहां से कैलकुलेशन स्टार्ट होगी। इसके बाद में रीस्टोरिंग फोर्स को हम एक तरीके से और भी लिख सकते हैं, रीस्टोरिंग फोर्स को हम लोग एक तरीके से और भी लिख सकते हैं, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो हम लोग क्या यूज करेंगे, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, यूजिंग सेकंड लॉ ऑफ मोशन। क्या लिख सकते हैं सेकंड लॉ ऑफ मोशन से, सेकंड लॉ ऑफ मोशन से हम लिख सकते हैं
फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। इस पेंडुलम के पास मास है और एक्सेलरेशन कितना होगा, वो एक्सेलरेशन जितना भी होगा वो हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं इस चैप्टर में, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। पहले वाली इक्वेशंस में हमने ओमेगा स्क्वायर वाई लिखा था क्योंकि डिस्प्लेसमेंट को वाई से लिख रहे थे, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट को हमने किससे लिख रखा है, एक्स से लिख रखा है, तो ये डिस्प्लेसमेंट एक्स से लिखा जाएगा। सो दिस इज द एक्सेलरेशन और इस वैल्यू को इस फॉर्मूला में पुट कर दीजिए। तो रीस्टोरिंग फोर्स का फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू द सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या बनेगा, m, एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है, ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो यहां पर हम लिखेंगे रीस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा, माइनस m ओमेगा स्क्वायर एक्स। सो दिस इज द सेकंड इक्वेशन। ये इक्वेशन भी किसको बता रही है, ये इक्वेशन भी रीस्टोरिंग फोर्स को ही एक्सप्लेन कर रही है। तो आप रीस्टोरिंग फोर्स इससे निकालो या इससे निकालो, एक ही बात है। इस रीस्टोरिंग फोर्स में किससे कैलकुलेशन होगी, तो आंसर है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से। m कांस्टेंट, g कांस्टेंट, थीटा चेंज हो रहा है ना, ये जैसे जैसे मीन पोजीशन से आगे बढ़ेगा ये एंगल की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री ऐसा इंक्रीज होता जाएगा। तो ये रीस्टोरिंग फोर्स की कैलकुलेशन किससे होगी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से। और इस रीस्टोरिंग फोर्स की कैलकुलेशन किससे होगी, लीनियर डिस्प्लेसमेंट से। मैंने डायग्राम में लीनियर डिस्प्लेसमेंट भी तो लिखा है, x। तो जब ये पेंडुलम यहां से यहां पर आएगा तो कितना डिस्प्लेसमेंट कर चुका होगा, x डिस्प्लेसमेंट। तो x डिस्प्लेसमेंट के थ्रू भी आप रीस्टोरिंग फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मेरे पास रीस्टोरिंग फोर्स के दो फॉर्मूला हो चुके हैं, एक तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की टर्म्स में है और दूसरा फॉर्मूला लीनियर डिस्प्लेसमेंट की टर्म्स में है। अब दोनों फॉर्मूलाज को हम लोग क्या कर सकते हैं, इक्वल लिख सकते हैं। देखिए फिर से हमने रीस्टोरिंग फोर्स के बारे में लिखा, सेकंड लॉ ऑफ मोशन से कैलकुलेशन की, वो कैलकुलेशन क्या थी, माइनस m ओमेगा स्क्वायर एक्स। दिस इज सेकंड इक्वेशन। दोनों ही रीस्टोरिंग फोर्स को बता रहे हैं, दोनों को इक्वल रख देते हैं। सो इक्वेशन फर्स्ट इज इक्वल टू इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट क्या है, माइनस m g साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस m ओमेगा स्क्वायर एक्स। क्या क्या कैंसिल हो रहा है, माइनस से माइनस कैंसिल, m से m कैंसिल हो जाएगा। तो यहां पर क्या रह जाएगा, यहां पर रह गया g साइन थीटा एंड इन दिस इक्वेशन द लेफ्ट क्वांटिटीज आर ओमेगा स्क्वायर एक्स। इधर बचा है g साइन थीटा और यहां पर रह गया ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो ओमेगा स्क्वायर का फॉर्मूला बना लेते हैं। अगर हमने ओमेगा कैलकुलेट कर लिया तो टाइम पीरियड तो फिर कैलकुलेट हो ही जाएगा, क्योंकि ओमेगा के फॉर्मूला में क्या आता है, 2 पाई अपॉन टी, 2 पाई अपॉन टाइम पीरियड। तो हम वहां से कैलकुलेशन कर लेंगे। तो हम लोग ओमेगा की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं सबसे पहले। अच्छा ये x इधर मल्टीप्लाई में यहाँ आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट देखिए मैं क्या लिखूंगा, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू g अपॉन एक्स मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा। ये x मल्टीप्लाई में था, यहाँ आया तो डिवाइड में आ गया, तो हमने इसको लिख दिया g अपॉन एक्स और साइन थीटा यहाँ पर पड़ा था। तो ये इक्वेशन हमारे पास आ चुकी है। अब देखिए इस इक्वेशन में एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है, इस इक्वेशन में दोनों ही चीजें आ रही हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी आ रहा है और लीनियर डिस्प्लेसमेंट भी आ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को यहाँ से हटा, क्योंकि लीनियर डिस्प्लेसमेंट को मेजर करना हमारे लिए आसान है। हम लोग क्या करेंगे, एक स्केल से मेजर कर लेंगे कि हाँ ये कितना मीन पोजीशन से डिस्प्लेस हो रहा है, 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर। तो ये हमारे लिए मेजर करना आसान रहेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को इस फॉर्मूला से हटाना चाहेंगे। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को इस फॉर्मूला से हटाने के लिए देखिए हम लोग क्या कैलकुलेशन कर सकते हैं, साइन थीटा। अच्छा अगर स्मॉल एंगल हो तो मैं एक डायग्राम बनाता हूं, देखो ध्यान से। यहां पर मैंने एक पॉइंट लिया और ये जो पॉइंट था ये एस पॉइंट था और ये एक डायग्राम बनाया मैंने। अब ये जो एंगल है, यहां पर जो एंगल आपको दिखाई दे रहा है, दिस एंगल इज थीटा, ये एंगल थीटा है और ये लेंथ एल है और ये लेंथ भी एल है। देख लो दोनों अप्रोक्सीमेट क्या होंगी, सेम लेंथ होंगी। और यहां पर एंगल बन रहा है 90 डिग्री का। और ये जो है इसको हमने क्या लिख दिया, एक्स से लिख दिया, ये जो परपेंडिकुलर आप बोल सकते हैं इसको। अच्छा मैं यहाँ पे दो फॉर्मूला यूज करूंगा, दो फॉर्मूलाज को यूज करूंगा। सबसे पहला क्या फॉर्मूला यूज करूंगा, सबसे पहला फॉर्मूला यूज करूंगा मैं साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है,
परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, थीटा के सामने वाला क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है? x। हाइपोटेन्यूस, ये रहा हाइपोटेन्यूस, इसको ले लो या इसको ले लो, एक ही बात है, क्योंकि दोनों लेंथ अप्रोक्सीमेटली क्या है? सेम है। तो इसको क्या लिख देंगे? इसको l लिख देंगे। तो यहां से हमारे पास साइन थीटा की एक इक्वेशन आ गई, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस से x अपॉन l। अच्छा, अब मैं थीटा के लिए लिखता हूं। थीटा के लिए क्या आएगा? आर्क अपॉन रेडियस। ये भी तो फॉर्मूला होता है, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। अब इस डायग्राम में आर्क कौन सी है? तो आंसर है थीटा के सामने वाली आर्क है, और इसकी लेंथ कितनी है? x। तो यहां पर वैल्यू निकालिए, थीटा इज इक्वल टू आर्क, आर्क इज x एंड रेडियस इज l। इसको रेडियस ले लो या इसको रेडियस ले लो, एक ही बात है। तो यहां पर भी थीटा की वैल्यू क्या आ रही है? यहां पर लिखता हूं मैं, थीटा इज इक्वल टू x अपॉन l। तो मैं साइन थीटा का फॉर्मूला लगाता हूं, तब भी x अपॉन l आ रहा है। थीटा का फॉर्मूला लगाता हूं आर्क अपॉन रेडियस, तब भी x अपॉन l आ रहा है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा। ये दोनों ही x अपॉन l को बता रहे हैं, तो साइन थीटा किसके बराबर होगा? थीटा के बराबर होगा। तो स्मॉल एंगल्स के लिए, जब स्मॉल एंगल है ना, सिर्फ उस कंडीशन में बात कर रहे हैं हम लोग, जब एंगल 5 डिग्री है, 10 डिग्री है, मतलब 10 डिग्री से कम होगा। एंगल जब 10 डिग्री से कम होगा तो ये पेंडुलम थोड़ा बहुत डिस्प्लेस हो रहा है। ये यहां से चला, 5 डिग्री डिस्प्लेस हुआ, वापस गया, फिर इधर 5 डिग्री डिस्प्लेस हुआ, फिर वापस आया। तो हम उस ऑसिलेशन की बात कर रहे हैं जब एंगल स्मॉल होगा। अच्छा, इस स्टेटमेंट को मैं यहां पर ऐड करता हूं। तो ये अब आपको क्लियर हो चुका है दैट वी कैन राइट साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा फॉर स्मॉल एंगल। So here we are writing a statement that for small displacement, sin theta is approximately equal to theta। तो इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पे, और थीटा की वैल्यू क्या लिखेंगे? x अपॉन l। अभी मैंने आपको बताया ये आर्क है। इस डायग्राम को दोबारा से देखिए, ये यहाँ पर हमने ये मीन पोजीशन बता रखी है, ये एक पोजीशन है और ये इधर है। ये जो आर्क है इसको क्या क्या लिखा हमने? x लिखा हुआ है। ये लेंथ भी l है, ये लेंथ भी l है, और ये एंगल क्या है? थीटा। ये थीटा, थीटा के सामने ये आर्क, जिसको हमने किससे लिखा? x से लिखा, और ये वाली लेंथ l, ये देखिए ये लेंथ l, और इधर वाली जो लेंथ है ये भी क्या है? l है। सो थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। सो आर्क इज x एंड रेडियस इज l। तो ये x जो है यहां से यहां तक ये आर्क है, एंड ये क्या है? ये दोनों रेडियस है। तो जनरल फॉर्मूला लगाया हम लोग, साइन थीटा की जगह पर थीटा लिख सकते हैं, और थीटा के प्लेस पर क्या लिख सकते हैं? x अपॉन l लिख सकते हैं। तो अब इसके बाद में नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या होगी उसको देखते हैं। देखिए, मैं ये इरेज करता हूं रिस्टोरिंग फोर्स को, फिर यहां से हम नेक्स्ट स्टेटमेंट को लिखते हैं। ओके, इस फॉर्मूला को लिख रहा हूं मैं, दैट ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू g अपॉन एक्स मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा। अभी मैंने आपको बताया साइन थीटा के प्लेस पर थीटा लिख सकते हैं इफ देयर इज स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पेंडुलम। तो हमने क्या किया? इस साइन थीटा के प्लेस पर क्या लिख दिया? थीटा लिख दिया। और थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस अकॉर्डिंग टू डायग्राम। सो दिस इज आर्क एंड दिस इज रेडियस। तो ये फॉर्मूला लगाया हमने और थीटा की वैल्यू पुट की। थीटा की वैल्यू क्या है? थीटा की वैल्यू है x अपॉन l। x से x कैंसिल हो गया, ओमेगा की वैल्यू आपके पास आ चुकी है। ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट, देखिए यहां पर स्क्वायर है, अगर दोनों तरफ स्क्वायर रूट कर दूंगा तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा? g अपॉन l। तो ये फॉर्मूला आ गया हमारे पास। एनीवेज आप ऐसा भी लिख सकते हैं, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो हम लोग लिखेंगे ओमेगा स्क्वायर, बीच में एक स्टेटमेंट मैंने मिसिंग कर दी, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू g upon l, square root, taking square root on both side, then omega will be under root g upon l। ये हमने एंगुलर वेलोसिटी की वैल्यू को फाइंड कर दिया। अगर एंगुलर वेलोसिटी या एंगुलर फ्रीक्वेंसी आपको पता लग चुकी है तो हम लोग टाइम पीरियड के बारे में डिस्कशन कर सकते हैं। देखिए आपने ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, वैल्यू पुट करेंगे, ओमेगा के प्लेस पर क्या लिख सकते हैं? 2 पाई अपॉन टी।
ओमेगा की जगह पर क्या लिख सकते हैं, 2 पाई अपॉन टी लिख सकते हैं। तो मैंने इस ओमेगा के प्लेस पर क्या लिख दिया, 2 पाई अपॉन टी, और इक्वल टू में क्या था, जी अपॉन एल। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये टी इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई में, और ये पूरी क्वांटिटी इधर आ जाएगी डिवाइड में। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट होगी टी इज इक्वल टू 2 पाई, पहले इसको लिखता हूं मैं, 2 पाई अंडर रूट जी अपॉन एल। ये पूरी की पूरी क्वांटिटी इधर डिवाइड में आ गई और ये इधर आ गया मल्टीप्लाई। इसको सॉल्व कीजिए, इसको सॉल्व करेंगे तो हम ऐसा लिख सकते हैं, 2 पाई रेसिप्रोकल कर देंगे, एल अपस्टेयर्स में आ जाएगा, न्यूमरेटर में आ जाएगा, तो लिखेंगे एल अपॉन जी, अंडर रूट एल अपॉन जी। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम। तो सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड का ये फॉर्मूला होगा। स्टार्टिंग कहां से करनी है, रिस्टोरिंग फोर्स। अच्छा, कल भी हमने जो कैलकुलेशंस की थी स्प्रिंग के लिए, हमने टाइम पीरियड के फॉर्मूला कैलकुलेट किए थे, तो उनकी कैलकुलेशन भी रिस्टोरिंग फोर्स से स्टार्ट होती थी। तो टाइम पीरियड का जब भी फॉर्मूला बनाना है तो कैलकुलेशन रिस्टोरिंग फोर्स से स्टार्ट होगी, और रिस्टोरिंग फोर्स से कैलकुलेशन करते हुए हम किसकी वैल्यू को निकाल लेते हैं, हम ओमेगा की वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं। अगर ओमेगा की वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेते हैं तो फिर हम इजीली उससे क्या निकाल सकते हैं, हम इजीली उससे टाइम पीरियड की कैलकुलेशन कर सकते हैं, क्योंकि ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई अपॉन टी होता है। तो रिस्टोरिंग फोर्सेस के फॉर्मूला से ओमेगा कैलकुलेट करते हैं, फिर ओमेगा कैलकुलेट करके टाइम पीरियड निकालते हैं। तो इस तरह से हमारी सीक्वेंस रहती है इस चैप्टर के अंदर कैलकुलेशन करने की। स्टार्टिंग रिस्टोरिंग फोर्स से ही करनी है कैलकुलेशन की, जो स्टार्टिंग है वो कहां से करनी है, रिस्टोरिंग फोर्स। नाउ रेज योर हैंड्स इफ दिस टॉपिक इज क्लियर टू यू। सबसे पहला क्वेश्चन, मैंने इसको यहां से 10 सेंटीमीटर डिस्प्लेस किया था। अगर मैं इसको 20 सेंटीमीटर डिस्प्लेस कर दूं और छोड़ दूं तो क्या होगा, टाइम पीरियड में कोई चेंजेस आएंगे? तो इसका आंसर है नहीं, टाइम पीरियड में कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे, क्योंकि टाइम पीरियड के फॉर्मूला में एक्स तो आ ही नहीं रहा, ना थीटा आ रहा है, दोनों ही डिस्प्लेसमेंट नहीं आ रहे, ना तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट आ रहा है ना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आ रहा है। तो आप इसको यहां से 30 डिग्री डिस्प्लेस करो या 50 डिग्री डिस्प्लेस करो या 90 डिग्री डिस्प्लेस करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका टाइम पीरियड अगर 2 सेकंड था तो टाइम पीरियड 2 सेकंड ही रहेगा। बस हम ये देखेंगे कि जब मैं इसको यहां से डिस्प्लेस करने के बजाय यहां तक डिस्प्लेस करता हूं और रिलीज करता हूं, तो ये हाई वेलोसिटी से चल करके आता है, तो इसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो जाती है, पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी डिस्प्लेसमेंट पे तो डिपेंड करती है। जितना ज्यादा डिस्प्लेसमेंट करेंगे उतनी ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी। अब जितनी ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी फिर वो उतनी ही फास्ट मूव करेगा, काइनेटिक में कन्वर्ट होगी वो सारी एनर्जी। तो टाइम पीरियड डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड नहीं करता, ना तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पे और ना ही लीनियर डिस्प्लेसमेंट पे। तो टाइम पीरियड फिर किस पे डिपेंड कर रहा है, ये 2 पाई कांस्टेंट है, जी कांस्टेंट है ऑन अर्थ, अर्थ के सरफेस पर ये कांस्टेंट रहेगा। अगर अर्थ के सेंटर की तरफ जाएंगे तो जी की वैल्यू डिक्रीज होती है, ये आप ग्रेविटेशन चैप्टर में स्टडी करेंगे। अगर अर्थ के सेंटर की तरफ हम मूव करेंगे तो जी की वैल्यू डिक्रीज होगी। अगर जी की वैल्यू डिक्रीज होगी तो पेंडुलम स्लो चलेगा, टाइम पीरियड बढ़ जाएगा। देखिए सबसे पहला मैंने आपसे पूछा था अगर डिस्प्लेसमेंट चेंज करेंगे तो टाइम पीरियड चेंज होगा, आंसर है नो। तो हम बोलेंगे द टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पेंडुलम फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। जो टाइम पीरियड है वो डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड ही नहीं करता है। दूसरा, अगर हम सेंटर की तरफ जाएंगे अर्थ के तो जी की वैल्यू डिक्रीज होगी, सेकंड पॉइंट बता रहा हूं, जी की वैल्यू डिक्रीज होगी तो टाइम पीरियड इंक्रीज हो जाएगा, पेंडुलम स्लो चलेगा। मतलब टाइम पीरियड इंक्रीज होने का मतलब है पेंडुलम स्लो हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम अर्थ के सरफेस से ऊपर की तरफ बढ़ेंगे, दूर जाएंगे अर्थ से, तो उस केस में फिर से जी की वैल्यू डिक्रीज होगी, जी की वैल्यू डिक्रीज होगी तो टाइम पीरियड फिर से क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। टाइम पीरियड बढ़ने का मतलब है पेंडुलम स्लो चलेगा। तो जो पेंडुलम यहाँ पर 2 सेकंड में एक ऑसिलेशन दिखा रहा था, अगर हम उसको माउंटेन पे ले जाएं, एवरेस्ट पे ले जाएं, तो यहाँ से वो 8000 मीटर की हाइट पर है, अप्रोक्सीमेटली 8000 मीटर, मतलब कि 8 किलोमीटर की हाइट है यहाँ से सी सरफेस से। तो उस समय पर जी की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। अगर जी की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी तो टाइम पीरियड बढ़ जाएगा, टाइम पीरियड बढ़ जाएगा तो पेंडुलम स्लो चलेगा। ये थर्ड पॉइंट है। पहला पॉइंट डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड नहीं करता टाइम पीरियड। दूसरा पॉइंट, अर्थ के सरफेस की तरफ जाओगे जी डिक्रीज होगा, जी के डिक्रीज होने से टाइम पीरियड बढ़ेगा, टाइम पीरियड बढ़ने से पेंडुलम स्लो चलेगा। तीसरा पॉइंट, अर्थ के सरफेस से दूर जाओगे, माउंटेन्स पर जाओगे, हाइट इंक्रीज होगी तो जी की वैल्यू डिक्रीज होगी, जी की वैल्यू डिक्रीज होने से टाइम पीरियड बढ़ेगा,
टाइम पीरियड बढ़ने का मतलब है पेंडुलम स्लो चलेगा। नेक्स्ट पॉइंट, तो फिर टाइम पीरियड किस पे डिपेंड करता है? इफेक्टिव लेंथ ऑफ द स्प्रिंग। इफेक्टिव लेंथ क्या थी? इस बॉब के सेंटर से लेकर के सस्पेंशन पॉइंट तक की जो लेंथ है उस लेंथ को इफेक्टिव लेंथ बोला जाता है। सेंटर से मेजर करनी है ये लेंथ, जब तक चेंज नहीं होगी तब तक टाइम पीरियड चेंज नहीं होगा। अभी ये पेंडुलम 2 सेकंड में क्या कर रहा है? एक ऑसिलेशन कंप्लीट कर रहा है, 2 सेकंड में एक ऑसिलेशन कंप्लीट कर रहा है। तो अगर मैं इसकी लेंथ को इंक्रीज कर दूं, लेंथ को इंक्रीज करूंगा तो टाइम पीरियड इंक्रीज हो जाएगा। लेंथ को इंक्रीज करूंगा तो टाइम पीरियड बढ़ जाएगा। टाइम पीरियड बढ़ने का मतलब है पेंडुलम क्या हो जाएगा? स्लो चलेगा, क्योंकि उसका टाइम पीरियड बढ़ चुका है। टाइम पीरियड इंक्रीज हो, पहले 2 सेकंड में ऑसिलेशन कंप्लीट कर रहा था, अब 4 सेकंड में ऑसिलेशन कंप्लीट कर रहा है, तो ऑटोमेटिकली वो स्लो हो गया, उसकी फ्रीक्वेंसी कम हो गई। स्लो हो गया की बजाय हम लोग ये बोलना ज्यादा पसंद करेंगे कि उसकी फ्रीक्वेंसी कम हो गई। तो लेंथ इंक्रीज करने से टाइम पीरियड इंक्रीज होगा, टाइम पीरियड इंक्रीज होने से उसकी फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। ये फोर्थ पॉइंट आपको ये याद रखना है। और लेंथ अगर कम कर दें तो, अगर इस पेंडुलम की लेंथ को डिक्रीज कर दोगे, पेंडुलम थोड़ा छोटा कर दोगे, लेंथ कम कर दोगे, तो टाइम पीरियड कम हो जाएगा। टाइम पीरियड कम होने का मतलब है फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो जाएगी। टाइम पीरियड डिक्रीज होने का मतलब है कि उसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो जाएगी। सो दिस इज ऑल अबाउट द पेंडुलम। ये सारे पॉइंट्स मैंने आपको क्लियर कर दिए हैं पेंडुलम के बारे में। थैंक यू सो मच।